हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स। तो लेट अस कंटिन्यू। पिछले सेशन में वो मैग्नेटिक फील्ड के हम लोगों ने बेसिक्स डिस्कस किए थे। बॉयड सवर्ट्स लॉ डिस्कस किया, वो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया। अब देखो, सबसे पहला काम मतलब बॉयड सवर्ट्स लॉ से नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि कोई फाइनाइट करंट कंटेनिंग वायर है, ठीक है। करंट कंटेनिंग वायर है फाइनाइट साइज की। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है कि वो अपने चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कंटेनिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ड्यू टू करंट कंटेनिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। हाँ, तो लेट अस से ये कोई करंट कंटेनिंग वायर है। करंट इसमें नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, स्ट्रेट वायर है। और इसकी वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, ठीक है। पॉइंट पी का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। पॉइंट पी को इस वायर के टॉप और बॉटम से ज्वाइन कर देते हैं। टॉप एंड से ज्वाइन किया, बॉटम एंड से ज्वाइन किया। एक्चुअली पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है ना, उसमें एंगल्स भी आते हैं। पॉइंट पी का टॉप के साथ बनने वाला एंगल, बॉटम के साथ बनने वाला एंगल, वो दो एंगल्स भी इसके फार्मूले में आते हैं। ये वाला एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2। तो पहले तो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत उसका डिस्कशन भी करेंगे। हाँ, फार्मूला इसका ये है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज म्यू0/4 पाई I/d sin θ1 प्लस sin θ2। ये फार्मूला है पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब ये फार्म काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस बनते हैं इस फार्मूले पे। तो चलो पहले इसका आइडिया ले लेते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आता है। अच्छा, म्यू0/4 पाई I/d, डी यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। θ1 और θ2 कौन से एंगल्स हैं? θ1 और θ2 वो एंगल्स हैं जो पॉइंट पी से इस करंट कंटेनिंग वायर के दोनों एंड्स के साथ बन रहे होते हैं। टॉप और बॉटम के साथ जो एंगल्स बनते हैं उनको θ1 और θ2 कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसका जो प्रूफ है ना, देखो प्रूफ के पूरा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से डिराइव करते हैं। प्रूफ इसका किया जाता है क्लास में, जो रेगुलर क्लास है उसमें हम पूरा इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। बट ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये उतना उस ओरिएंटेशन से नहीं बनी हुई हैं, क्योंकि देखो, बच्चा प्रूफ तो आता है ना, स्कूल के एग्जाम में पता चला डेरिवेशन आ गई या प्रूफ आ गया, सीबीएसई बोर्ड में आ गया, ठीक है। बट यहाँ रिकॉर्डिंग का कुछ वो उस तरीके की ओरिएंटेशन नहीं है। बट हाँ, मेन मेन में जो प्रूफ में जो प्रोसीजर अप्लाई होता है उसका जरूर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, पिछले सेशन में हमने बॉयड सवर्ट्स लॉ की बात की थी। बॉयड सवर्ट्स लॉ एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो ये जो करंट कंटेनिंग वायर है ना, इसमें कोई डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेंगे। इसमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया ऐसे, ठीक है। ये डीएल लेंथ का, डीएल लेंथ का डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया। ये एल डिस्टेंस पे डीएल लेंथ का एलिमेंट है। मतलब पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वायर पे, उधर पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर से एल डिस्टेंस पे डीएल थिकनेस का एलिमेंट है। और ये एलिमेंट जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो भी एक डिफरेंशियल एंगल है। मतलब ये जो पॉइंट पी, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ना, एंगल थीटा पे डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एलिमेंट है, ठीक है। मतलब एंगल की टर्म्स में ये एलिमेंट इस परपेंडिकुलर वाली लाइन से थीटा एंगल पर सिचुएटेड है। और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो स्मॉल एंगल डी थीटा सबटेंड कर रही है पॉइंट पी पे, ठीक है। तो ये छोटे वाला जो एंगल है ये डी थीटा है। तो प्रूफ में ये रहेगा वी, एक मिनट,
let dB small magnetic field at point P due to current element of length dl. Small magnetic field at point P due to current element of length dl. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। और ये डीबी तो जैसा कि हमने बॉयड सवर्स लॉ में डिस्कस किया था, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा सोच के बताओ कि यहाँ एंगल कितना आएगा, इस जगह पे कितना एंगल लिखें। यहाँ जो एंगल था वो बॉयड सवर्स लॉ में पिछले सेशन में, ये जो एंगल था वो तो डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल था, है ना। डीएल वेक्टर अलोंग करंट है, डीएल वेक्टर अलोंग करंट। आर वेक्टर जो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है वो ऐसे है, तो डीएल वेक्टर ये वाला, आर वेक्टर यूं जा रहा है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल तो ये होगा ना, ये वाला। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, इधर वाला 90 माइनस थीटा बन जाएगा ये एंगल। तो यही एंगल आएगा यहाँ 90 माइनस थीटा, ठीक है। और जो आर है, आर यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस होता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा, ये स्मॉल ये डिस्टेंस डी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में डी अपॉन आर जो है, नहीं नहीं, एल अपॉन आर, हाँ, एल अपॉन आर इज साइन थीटा। नहीं, डी की फॉर्म में लिखते हैं इसको, डी की मतलब डेरिवेशन में थोड़ा डी की फॉर्म में लिखें, उसमें आगे सिंप्लिसिटी रहती है। डी अपॉन स्मॉल आर, डी अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इधर से आर हो जाएगा डी अपॉन कॉस थीटा, डी अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो आर जो है डी अपॉन कॉस थीटा या डी सेक थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करके आता है, इंटीग्रेशन में और भी थोड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा। डीएल वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ डी थीटा लिखते हैं, ये जो मतलब सॉरी डीएल जो है ना लेंथ, इसको डी थीटा की टर्म्स में लिखते हैं, पूरा थीटा का फंक्शन बना के इंटीग्रेट होता है। ये प्रेजेंट ये यूट्यूब वाली जो रिकॉर्डिंग है इसमें मैं इसकी डेरिवेशन की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी मुझे वर्थ नहीं लग रही है, ठीक है। तो चलो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो फार्मूला लिख रहा हूँ, और इसकी जो एप्लीकेशंस है उसमें हम पूरा डिस्कशन में जाएंगे, ठीक है। आफ्टर इंटीग्रेशन वी ऑब्टेन नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये आ जाता है, ठीक है। फिलहाल इसे नोट कर लो, यहां से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इसको रब कर रहा हूँ। तो ये तो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड वो फाइनाइट करंट कंटेनिंग एलिमेंट की वजह से बात की ना। तो अब इसका सबसे पहला स्पेशल केस होता है इनफाइनाइट वायर का, इनफाइनाइट वायर, कि अगर ये वायर मान लो इनफाइनाइट लेंथ की हो, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहला इसका जो इस फार्मूले का यूज है, बी एट पॉइंट पी ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है कि वो इनफाइनाइट वायर तो फिर ऊपर दोनों साइड इन्फिनिटी तक जा रही होगी ना।
इनफाइनाइट वायर नीचे इन्फिनिटी तक जा रही है, ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई। इस वायर के आसपास कहीं पॉइंट ले लिया पी, इस वायर से आर डिस्टेंस पे, ठीक है। इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय, आई बाय डिस्टेंस क्या, जो जो बेसिकली यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय जो डिस्टेंस होता है, वो तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना वायर से, वो तो आर के बराबर है। साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो फिर ये थीटा वन और थीटा टू क्या लेंगे बताओ? थीटा वन एंड थीटा टू। थीटा वन, थीटा वन कौन सा एंगल है जो वायर के ऊपर वाले एंड से बनता है? देखो, वायर के ऊपर वाले एंड पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा वन है, मगर ऊपर वाला एंड तो इस पर इन्फिनिटी पे जा रहा है ना। इस वायर का ऊपर वाला एंड तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो जब ये पॉइंट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए और ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये एंगल तो फिर 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वहां तो एंगल 90 बनेगा। ऐसे ही ये जो एक एक बेसिकली एक लाइन लें जो इसके बॉटम तक पहुंचे, बॉटम भी नीचे इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे, तो उस तरफ भी जो एंगल बनेगा वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा, लगभग 90 डिग्री होगा। तो बेसिकली थीटा वन थीटा टू दोनों ही 90 हो जाते हैं। तो ये सॉल्व करके आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और इसकी डायरेक्शन एज पर राइट हैंड थंब रूल होगी। पॉइंट पी इसके राइट साइड पे है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ये। और बाकी आगे बढ़ने से पहले ना एक और स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन होती है जैसे करंट कंटेनिंग वायर है, करंट कंटेनिंग वायर के ऊपर या नीचे पॉइंट ले लिया, फाइनाइट वायर की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनाइट वायर है करंट कंटेनिंग वायर, इसी इसी वायर की लाइन पे ऊपर या नीचे कोई पॉइंट ले लिया, उस पे ना मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। ये मैं लिखवा रहा हूँ प्रॉपरली, इसको रब कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर हम फाइनाइट वायर की बात करें, फाइनाइट लेंथ की वायर है ये, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई नीचे से ऊपर, और इसी वायर की लाइन में, वायर के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया P1, या इसी वायर की लाइन में वायर के नीचे कोई पॉइंट ले लिया P2, वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ये लिख देता हूं मैं, नोट फॉर पॉइंट्स P1 एंड P2 which lie along same line as that of a current containing wire, comma, we have magnetic field at P1 equal to magnetic field at P2 equal to जीरो, ठीक है। एक वायर की लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं ना, वायर से ऊपर या नीचे, वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो। अब क्यों जीरो है, ठीक है, अब यहाँ क्यों जीरो है, इसका रीजन अगर सोचें, एक तो ये रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बनाए जो पिछले सेशन में हमने बात की थी, पिछले सेशन में वो राइट हैंड थंब रूल की बात की थी ना, तो थंब को अलोंग करंट होल्ड करते हैं, थंब को अलोंग करंट होल्ड किया, राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द प्लेन जाएगी, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पे आउट ऑफ द प्लेन, राइट साइड वाले पॉइंट्स पे इनटू द प्लेन, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स पे आउट ऑफ द प्लेन। तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट साइड वाली इनटू द प्लेन, लेफ्ट साइड वाली आउट ऑफ द प्लेन। अब अगर हम कोई पॉइंट इस वायर के ही लाइन में ऊपर ले लें या नीचे ले लें, वहां तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहुंचेगी नहीं ना, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वायर के चारों तरफ ही है, बस ऐसे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर के चारों तरफ ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर हम वायर की लाइन पे ही ऊपर पहुंच गए या वायर की लाइन पे नीचे आ गए, वहां तो कोई फील्ड लाइन होगी नहीं, क्योंकि वायर की फील्ड लाइंस तो अराउंड द वायर है ना, वायर के चारों तरफ सर्कल में है।
तो वायर की लाइन पे ऊपर या नीचे चले जाए वहां तो कोई फील्ड लाइन पहुंचेगी नहीं ना, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अगर ये आर्ग्यूमेंट क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज एक और वो मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट है। मैं मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट दे दूंगा, देखो। जैसे ये है पॉइंट P1 या पॉइंट P2, बॉयड सवर्ट्स लॉ से देख रहे हैं, ठीक है। पॉइंट P1 के लिए बॉयड सवर्ट्स लॉ लगा लेते हैं। फॉर पॉइंट P1 टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dB है, और वो है μ0I dl साइन थीटा अपॉन 4 πr²। यहाँ कोई डिफरेंशियल एलिमेंट ले लो ना, यहाँ एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं डीएल लेंथ का डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो फिर पॉइंट P1 के लिए बताना, ये जो यहाँ थीटा आएगा वो कितना होगा पॉइंट P1 के लिए। पॉइंट P1 के लिए ये जो थीटा एंगल हम लिखते हैं वो कितना होगा। थीटा एंगल तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में होता है ना, डीएल और आर वेक्टर के बीच में। तो डीएल वेक्टर अलोंग करंट है अपवर्ड, पॉइंट P1 का आर वेक्टर भी यूं ही है। मतलब आर वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर होता है, करंट एलिमेंट से P1 तक ही तो ले जाते हैं उसे, ये सब पिछली क्लास की बात है, पिछले सेशन की बात है। डीएल वेक्टर अलोंग करंट, और करंट एलिमेंट से ही तो आर वेक्टर ले जाते हैं पॉइंट P तक। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो पॉइंट P1 के लिए डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इंटीग्रेशन जीरो हो गया ना, इसीलिए जीरो हो गया। इंटीग्रेशन मीन समेशन, बहुत सारी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं मगर हर एक टर्म जीरो है, तो समेशन भी तो जीरो बनेगा, ठीक है। फॉर पॉइंट P2 उसमें अगर बी नेट सोचें, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ dB μ0I dl साइन थीटा अपॉन 4 πr²। इसमें बताना पॉइंट P2 के लिए क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री लिखें या कुछ और लिखें पॉइंट P2 के लिए। पॉइंट P2 के लिए 180 डिग्री आता है ये। फॉर पॉइंट P2 इट वुड बी 180 डिग्री। क्योंकि आप देखो ना, पॉइंट P2 के केस में डीएल वेक्टर ऐसे होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। डीएल वेक्टर ऐसे, मगर पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो तो डाउनवर्ड है। इस डिफरेंशियल एलिमेंट की रिस्पेक्ट में पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर तो डाउनवर्ड है। तो डीएल ऊपर की तरफ है, पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर नीचे की तरफ है। तो डीएल और आर में हम तो देख रहे हैं एंगल 180 डिग्री है। डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री, साइन 180 जीरो होता है। अगेन दिस इज इंटीग्रेशन जीरो विच गिव्स जीरो, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम कोई पॉइंट्स लें जो एक ही स्ट्रेट वायर की लाइन में हो, वायर के ऊपर या नीचे उसी स्ट्रेट लाइन पे हो वायर वाली लाइन के, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। ये स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस पे प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। रब कर रहा हूँ ये। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये दो पैरेलल वायर्स हैं, दीज आर पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स। ये लेफ्ट वायर इनफाइनाइट है, राइट वाली भी इनफाइनाइट लेंथ की ही है। लेफ्ट वाली वायर में करंट फ्लो कर रहा है 3I, राइट वाली वायर में I, और दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस D, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर सिस्टम ऑफ टू इनफाइनाइट पैरेलल wires, find a point P where B net is zero। B net मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा पॉइंट P सर्च करना है जिस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो।
और फिर व्हाट इज लोकस ऑफ सच पॉइंट पी। पॉइंट पी का लोकस भी बताना है कि लोकस किस टाइप का होगा। लोकस ये जो टर्म है ये आप मैथमेटिक्स से आपको पता होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, व्हाट इज अ लोकस। तो सोचो इसके बारे। हाँ सोचो, मैं 1 मिनट में कंटिन्यू करूंगा। देखो, इस टाइप के केस में जो प्रोसीजर होता है ना, सबसे पहला जो फंडामेंटल मेथड है वो ये करो। ये जो दोनों करंट्स है ना, दोनों करंट्स की वजह से एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वो एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ना होगा क्या, वो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पता चल जाएगा कि ये जो दो वायर्स हैं इनके लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस टाइप का है। तो इसमें हम करते हैं, करंट इसमें अपवर्ड है। ठीक है, करंट अपवर्ड है। राइट हैंड के थंब को अपवर्ड होल्ड किया। ठीक है, राइट हैंड के थंब को अपवर्ड होल्ड किया तो राइट साइड, इसके राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। अब मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी बोला था मैं, ये जो राइट हैंड की फिंगर्स है ना वो सिर्फ सेंस बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप होती हैं। तो ऐसे जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर पूरा सर्कल तो खुद बनाना है। उसके बाद पूरा सर्कल खुद ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारी फिंगर्स पूरा सर्कल थोड़ी बनाती हैं। हमारी फिंगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का सेंस बताती हैं कि किस तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है, और पूरा सर्कल तो हमने वो सेंस तो खुद कंप्लीट करना है। ठीक है, तो राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। अब वही पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम के लेफ्ट साइड से आउट ऑफ द प्लेन आएंगी। तो इसकी अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से है। एक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का पर्पस पता है क्या है? पर्पस ये है कि हमें ये पता चल गया कि इस करंट 3I की वजह से राइट साइड वाले जितने पॉइंट्स हैं उन पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा, और करंट 3I की वजह से लेफ्ट साइड पे जितने पॉइंट्स हैं उन पे इसका मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये पता चल गया। ठीक है, चलो अब इस करंट आई पे चलते हैं। करंट आई, ये तो करंट डाउनवर्ड है। ये करंट यूं डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड है तो इस पे अब देखो मेरी फिंगर्स जो हैं, इस करंट के लेफ्ट साइड पे तो इनटू द प्लेन जा रही हैं, इनटू द प्लेन। ठीक है, इनटू द प्लेन जा रही हैं, वही पीछे से घूम के ऐसे राइट साइड से आउट ऑफ द प्लेन आएंगी। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस टाइप से होंगी। लेफ्ट साइड पे इनटू द प्लेन, और राइट साइड से आउट ऑफ द प्लेन। और एक फील्ड लाइन बना के हमें ये पता चल गया कि इस करंट कंटेनिंग वायर के लेफ्ट साइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे इनका मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, तो चलो फिर निकालो कि कहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इसका काफ़ी एक कॉमन मेथड देखा जाता है जो बच्चे कर रहे होते हैं। कोई बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो पी, एक वायर से एक्स डिस्टेंस पे, दूसरे से डी माइनस एक्स पे, और फिर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट कर दिया। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो ये होता है ना, म्यू नॉट 3I अपॉन 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d माइनस एक्स। इधर से कुछ x निकाल के आंसर दे दिया। बता देते हैं बच्चे आंसर, मगर ये ना गलत है। ये गलत है। इस मेथड में क्या गलती है बताओ? बच्चे मतलब, कोई कुछ बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे ये बता भी देते हैं गलती क्या है। गलती ये है ना, देखो, ऐसा कोई पॉइंट जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो वो इन दोनों वायर्स के बीच में तो कहीं हो ही नहीं सकता है।
दोनों वायर्स के बीच में ये पॉइंट बिल्कुल नहीं हो सकता है जिस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। लॉजिक इज वेरी सिंपल। रीजन क्या है? इस वायर के दोनों वायर्स के बीच वाले पॉइंट पे आप ध्यान से देखो, 3i का मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है, आई वाले का मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द प्लेन जा रहा है। अरे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। बीच वाले पॉइंट्स पे तो सब पे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहे होंगे, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहे होंगे, कैंसिल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो चलो, दोनों वायर्स के बीच में तो ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जिस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो फिर दोनों के लेफ्ट पे करें क्या? अच्छा, इसमें गलती समझ में आ गई होगी, रॉन्ग। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, तो ऐसे केस में बच्चे अपनी कॉपी में ही लिख लेते हैं क्या गलती है। मैं इसे रब कर रहा हूँ, मैं बोर्ड पे वो उतना अनसिस्टमेटिकली नहीं चलना चाहता हूँ, इसे रब कर रहा हूँ। तो ये तो गलत था, तो किसी ने ये गलती की होगी, वो अपनी कॉपी में लिख लेगा क्या गलती थी। तो फिर क्या, अच्छा कोई ऐसा पॉइंट 3i के लेफ्ट पे आ जाए, 3i के लेफ्ट पे, कि 3i का मैग्नेटिक फील्ड तो आउट ऑफ द प्लेन है, आई का मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स पे इनटू द प्लेन, तो नेट जीरो हो जाए। कोई आ सकता है ऐसा पॉइंट? नहीं आ सकता है। ऐसा पॉइंट नहीं आ सकता, क्योंकि पॉइंट पी, देखो जो स्ट्रॉन्ग करंट है वो इसके ज़्यादा पास है, स्ट्रॉन्ग करंट पॉइंट पी के ज़्यादा पास है, और जो छोटा करंट है उल्टा वो पॉइंट पी से ज़्यादा दूर है। कैंसिलेशन कहाँ से हो सकता है? स्ट्रॉन्ग करंट कम डिस्टेंस पे है, इसका इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जो ज्यादा डिस्टेंस पे है वो उल्टा छोटा करंट है, उसका इफेक्ट कम होगा। कैंसिलेशन कहाँ से हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। तो पक्की बात है, ऐसा पॉइंट जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना, वो करंट आई के राइट पे होगा कहीं पे। तो सच पॉइंट हैविंग नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये करंट आई के राइट साइड पे आएगा कहीं पे, डिस्टेंस एक्स पे। ठीक है। लेट पॉइंट पी इज at distance x on RHS of करंट I। ठीक है, करंट I के राइट साइड पे। और फिर हम करेंगे क्या, पॉइंट P पे जितना मैग्नेटिक फील्ड करंट 3i ने प्रोड्यूस किया उतना ही I ने प्रोड्यूस किया होगा, तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगा ना। और हम ये डिराइव कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। तो 3i की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वो 3i वाले करंट से देख लो ना, इसका डिस्टेंस d प्लस एक्स बन रहा है, ठीक है। मगर जो I वाला करंट है उससे इसका डिस्टेंस x है। और यहाँ देखो, पॉइंट P करंट I के लेफ्ट साइड, करंट I के राइट साइड पे, करंट I का पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है। इस करंट I का पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन होगा। और करंट, ये जो पॉइंट P है, करंट 3i के राइट साइड पे है, पॉइंट P करंट 3i के राइट साइड पे है, तो 3i का मैग्नेटिक फील्ड P पे इनटू द प्लेन होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना। कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी है फिर, उसी को तो चेक कर रहे हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करके 3x इक्वल टू डी प्लस एक्स बनेगा। बस, तो x आ गया d/2। ठीक है, हाँ, x इक्वल टू d/2। तो चलो, ये तो पॉइंट हमें मिल गया जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब ये बोला है, व्हाट इज लोकस ऑफ सच पॉइंट। ये लोकस की टर्म मैथमेटिक्स में मिलती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है? उस पॉइंट का पाथ, उस पॉइंट का पूरा पाथ जिसपे एक कोई सिंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। लोकस ऑफ ए पॉइंट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट का कंप्लीट पाथ जहां पे कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना है ना। तो पॉइंट पी पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो रखें तो पॉइंट पी कहाँ कहाँ पे हो सकता है, उस पूरे कर्व को लोकस कहते हैं। तो इसका आंसर बच्चे दे देते हैं, पॉइंट पी का लोकस ये पूरी लाइन होगी, ये पूरी लाइन जो दोनों वायर्स के पैरेलल है। क्योंकि पॉइंट पी जरूरी थोड़ी है इधर ही लेते, पॉइंट पी इस लाइन पे नीचे ले लो और नीचे ले लो, या इस पोजीशन के ऊपर ले लो। सारे ही पॉइंट इस वाली वायर से सेम डिस्टेंस पे हैं, सभी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो इसे कहते हैं लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट पी। locus of point P is
डॉटेड लाइन एक्स वाई, डॉटेड इनफाइनाइट लाइन, इनफैक्ट डॉटेड इनफाइनाइट लाइन एक्स वाई, एक्स वाई इसका नाम रख दिया, बाकी इन्फिनिटी तक ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। डॉटेड इनफाइनाइट लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू बोथ वायर्स, विच इज पैरेलल टू बोथ वायर्स, ठीक है, नोट कर लो। आगे चल रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। हाँ, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अब देखो, जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, शायद पिछले सेशन की बात थी, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो सर्कल के अंदर क्रॉस शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है तो सर्कल के अंदर डॉट शो करते हैं। तो ये सिंबल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का ही नहीं है, करंट के लिए भी हो जाता है। मतलब किसी वायर में अगर करंट है जो कि इनटू द प्लेन जा रहा है, किसी वायर में करंट है इनटू द प्लेन, उसका ये सिंबल बना देते हैं, ऐसे सिंबल बना देते हैं। मतलब इसका मतलब है एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है इनटू द प्लेन, कोई वायर है जिसमें करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, उसका ये सिंबल बना देते हैं कि इस वायर में कोई करंट है जो आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन में एक्चुअली इसी सिंबल का हमने इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। ये एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन वायर्स हैं, तीन इनफाइनाइट वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स। एक वायर इधर है, एक ओरिजिन पे और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ये ये जो दो वायर्स हैं, ये वाली वायर और ये वाली, इसमें आउट ऑफ द प्लेन है करंट, और दोनों में करंट आए। बीच वाली में इनटू द प्लेन है और ये करंट है 2I, ठीक है। तो बीच वाली वायर जो है ये ओरिजिन पे है, और बाकी मैं कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ ना। ये डिस्टेंस D और ये डिस्टेंस D, और इनके अलावा दो पॉइंट हमने ले लिए। एक पॉइंट ये P1 जो एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट P1 भी D डिस्टेंस पे है, इस वायर से D डिस्टेंस पे है, ठीक है। और एक पॉइंट ले लिया यहाँ वाई एक्सिस पे, P2, ये पॉइंट भी D डिस्टेंस पे ही है। इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 0, ठीक है। या एक मिनट, ये कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दे देते हैं, चलो क्वेश्चन में दे दिए, क्वेश्चन में लिख, क्योंकि एक्चुअली फिगर में ना उतना चीज़ें क्लियर रहे, बेटर रहेगा। मैं ये सारा डेटा क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्योंकि फिगर में इतना सब बनाएंगे ना, कंफ्यूजन अपने लिए ही बढ़ जाएगा। फिगर shows three parallel infinite wires located at -d, 0, 0, and d, 0. They carry currents perpendicular to xy plane as shown. Full stop. Find B net at points P1 के कोऑर्डिनेट दे दिए ना, 2D, 0, एंड P2, ये है 0, D। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं, कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में ही लिख दी हैं, उससे थोड़ा फिगर हमारा ऐसे, फिगर ज़्यादा कम्बरसम नहीं होगी। तो निकाल लो इसका आंसर किस तरीके से आएगा।
हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको करेंगे। हर वायर की वजह से हर वायर की वजह से एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि वो जब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो वायर के अराउंड जो स्पेस है वहां हमें आइडिया लग जाएगा कि स्पेस में किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो देखो, ये वाली वायर में करंट आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, करंट इज आउट ऑफ द प्लेन। राइट हैंड थंब को आउट ऑफ द प्लेन होल्ड किया, फिंगर्स इसके अराउंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, सेम रीजन से इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज। मगर इसमें जो है मैग्नेटिक मतलब इसका जो करंट है इनटू द प्लेन है। इनटू द प्लेन है तो राइट हैंड रूल में थंब को इनटू द प्लेन होल्ड करते हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ क्लॉकवाइज सर्कल है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ क्लॉकवाइज सर्कल है। ऐसे ये एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके क्या फायदा हो जाता है? ये फायदा हो जाता है, हमने एक एक फील्ड लाइन ड्रॉ करके देख लिया कि इस करंट के राइट साइड पे जितने भी पॉइंट हैं उस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा। इस करंट के राइट साइड पे जितने भी पॉइंट हैं उस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली फॉर दिस करंट। तो चलो पॉइंट P1 के लिए निकालते हैं पहले। एट पॉइंट P1 की अगर हम बात करें, अच्छा इनकी नंबरिंग कर दें। अगर हम इन वायरिंग की नंबरिंग करें तो इजी हो जाएगा हमारा प्रोसेस। इस वायर को नंबर 1 दे दिया है, ये है वायर नंबर 2, ये है वायर नंबर 3। ठीक है, तो चलो फिर बताओ, वायर नंबर वन की वजह से वायर नंबर वन की वजह से पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वायर नंबर वन की वजह से हमने अभी डिस्कस किया है, वायर नंबर वन के राइट साइड पे जितने भी पॉइंट हैं उन पे इसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो वायर नंबर वन की वजह से P1 पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड, B1। ठीक है, और फिर यही रीजन वायर थ्री के लिए भी है। वायर थ्री के राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं वायर थ्री के राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे इसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड B3। और वायर टू की अगर बात करें, वायर टू वायर टू के राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो वायर टू की वजह से ये पॉइंट P1 था, इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आएगा वायर टू का, क्योंकि वायर टू के राइट साइड वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इसका डाउनवर्ड है ना। तो बस अब निकाल लेते हैं। P1 इक्वल टू फील्ड ड्यू टू वायर वन, म्यू नॉट आई अपॉन, बताओ 2 पाई, डिस्टेंस कितना लिखे बताओ? डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस 2D है और ये है D, तो टोटल 3D हो गया ना, 3D। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। फर्स्ट वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो प्लस जे कैप डायरेक्शन में है ना, प्लस जे कैप यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, फिर B2 फील्ड ड्यू टू वायर टू, वो वायर टू का फील्ड तो वैसे डाउनवर्ड है, और वायर टू से इसका डिस्टेंस कितना है? 2D, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2D, और वो नीचे की तरफ है माइनस, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे डाउनवर्ड है माइनस जे कैप। ठीक है, B3 फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर थ्री, वायर थ्री का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपवर्ड है ना, तो इस पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस इसका उधर से D है, वायर थ्री का इधर से डिस्टेंस D है ना, और वो होगा प्लस जे कैप। बस अब रिजल्टेंट ले लेते हैं। तो बी नेट वेक्टर फॉर्म में ये लिखेंगे B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, और इसको देखें ये आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई D कॉमन ही ले लेते हैं, +1/3, फिर म्यू प्लस -1, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई D कॉमन, मैं कैल रफ मतलब
ऑरल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी कॉमन ले लिया, 1/3, और ये 1, और अच्छा ये -1, और ये म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी, ये +1। तो ये तो 1/3 बन गया। तो प्लस म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी, और ये 6 पाई डी बनेगा, 6 पाई डी जे कैप। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1 इज दिस मच, और प्लस जे कैप यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, पॉइंट P2 पे आ जाते हैं अब। एट पॉइंट P2, पॉइंट P2 पे थोड़ा मतलब पॉइंट P1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है पॉइंट P2 के लिए। देखो, ये जो वायर नंबर 2 है, वायर नंबर 2 के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये तो यूं है ना क्लॉकवाइज सर्कल। तो ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड राइट है, नीचे वाले पॉइंट पे टूवर्ड लेफ्ट। तो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P2 पे होगा वो आएगा टूवर्ड्स राइट। इसका मैग्नेटिक फील्ड P2 पे टूवर्ड्स राइट। तो इसको लिख दिया B2। ठीक है, अब 1 और 3 की बात करेंगे। ये जरा इस वायर को पॉइंट P2 से जोड़ देते हैं, पॉइंट P2 से इस वायर को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जिस तरीके का डेटा इसमें दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस ये D, ये भी D। तो D अपॉन D विल बी tan ऑफ दिस एंगल। दिस डिस्टेंस D अपॉन दिस डिस्टेंस D इज tan ऑफ दिस एंगल, यानी ये एंगल 45 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर दिस D अपॉन दिस D इज tan ऑफ दिस एंगल, तो tan थीटा 1 हो गया, ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। तो अब हम जरा इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं ना। वायर 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। तो इस एंटी क्लॉकवाइज सर्कल के लिए ये लाइन रेडियस का काम करेगी। ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है तो ये लाइन रेडियस का काम करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टेंजेंट होता है तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर यूं जाएगा। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है ना, जो बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉइंट P2 को क्रॉस कर रही होगी, इसकी वजह से जो एक बड़ी सी फील्ड लाइन पॉइंट P2 को क्रॉस कर रही होगी वो यूं होगी, उस पर टेंजेंट तो ऐसे ही जाएगी। ठीक है, इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 इज B1 along दिस डायरेक्शन। ठीक है, फिर वायर 3 का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है। वायर 3 का मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। तो एक बड़ी सी फील्ड लाइन जो ऐसे पास कर रही होगी P2 से, एक बड़ी सी फील्ड लाइन जो P2 से पास कर रही होगी, उस पर टेंजेंट बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में आएगी। मतलब उस टेंजेंट के लिए ये रेडियस होगा, और रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट होती है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना प्रॉपरली इस लाइन के अलोंग आएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली इस लाइन के अलोंग आएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। ये 45, ये 45 ऊपर 90। तो ये जो थर्ड वाली वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टूवर्ड लेफ्ट आएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड लेफ्ट आएगा, सॉरी टूवर्ड लेफ्ट नहीं, इस लाइन के अलोंग आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब हिसाब लगाते हैं क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड B2, म्यू नॉट 2I अपॉन 2 पाई D, दैट इज ये बन गया म्यू नॉट I बाई पाई डी। म्यू नॉट I अपॉन पाई डी, और ये है टूवर्ड्स राइट। म्यू नॉट I अपॉन पाई डी टूवर्ड्स राइट। और B1 और B3 आप ध्यान से देखो, दोनों बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों करंट्स ये सेम है। और पॉइंट P2 का दोनों करंट से डिस्टेंस बराबर है, तो पक्की बात है इन दोनों के फील्ड यहाँ P2 पे इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस क्या लिखे बताओ, करंट से, इस करंट से पॉइंट P2 का डिस्टेंस क्या लेंगे बताओ। ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस भी D। तो पाइथागोरस से तो ये √2D है, √2D। तो इस करंट से इधर तक का डिस्टेंस तो √2D हो गया ना, √2D, √2D। ठीक है, अब देखो इनका जो रिजल्टेंट है, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, इसके बाद इधर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, या वैसे ऊपर लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। हाँ, रिजल्टेंट ऑफ
B1 एंड B3, B1 और B3 का रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, √B1² प्लस B3², तो वो तो √2B1 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है ना। तो रिजल्टेंट का फार्मूला √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, दोनों के बीच का थीटा तो 90 है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √A² प्लस B² बच जाएगा, क्योंकि थीटा 90 है दोनों के बीच में, ठीक है, तो √A² प्लस B² बचेगा, और वो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो √2 टाइम्स वन मैग्नेटिक फील्ड, एनी वन मैग्नेटिक फील्ड, तो √2 इंटू μ0I/2√2πd, √2 से √2 कट गया, μ0I/2πd, μ0I/2πd, ये ऑलमोस्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो B1 और B3 का रिजल्टेंट इतना, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में है, टूवर्ड लेफ्ट है, ये टूवर्ड लेफ्ट है, और जो B2 है वो इतना है, μ0I/2, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, ये आ जाएगा माइनस दिस आई कैप, वेक्टर फॉर्म, और जो बी टू है वो μ0I/πd, और वो टूवर्ड्स राइट है, ठीक है, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, यही तो है, क्योंकि इसमें तो डिनोमिनेटर में 2 है ना, हैंस एट पॉइंट P2 जो बी नेट होगा ना, वो μ0I/2πd आई कैप आ जाएगा, μ0I/2πd आई कैप हो जाएगा, क्योंकि B2 था μ0I/πd, μ0I/πd टूवर्ड्स राइट, μ0I/πd टूवर्ड्स राइट, और B1 और B3 का रिजल्टेंट था μ0I/2πd टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, तो इन दोनों का ओवरऑल रिजल्टेंट तो μ0I/2πd टूवर्ड्स राइट ही बनेगा ना, ये आ गया, प्लस μ0I/2πd आई कैप, ठीक है, ये इसका आंसर है पॉइंट P2 पे। तो पॉइंट P2 पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा टूवर्ड्स राइट आएगा, ठीक है, वो वैसे प्लस जे कैप से क्लियर ही है, पॉइंट P2 पे नेट मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स राइट, और पॉइंट P1 पे हमने निकाला था अपवर्ड, ठीक है। हाँ, इसके बाद आगे चल रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। हाँ, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये एक्स वाई, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ओरिजिन पर, ओरिजिन पर एक इनफाइनाइट करंट कंटेनिंग वायर है, ठीक है, एक ऐसे है वायर, ये आउट ऑफ प्लेन आ रही है, आउट ऑफ प्लेन, इसमें करंट है आई, करंट आई इज फ्लोइंग आउट ऑफ प्लेन। अब इसकी वजह से कोई पॉइंट ले लिया है, कोई पॉइंट ले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, पॉइंट पी इसके कोऑर्डिनेट है, लेट अस से 4,3, 4,3 हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालना है, ये आईआईटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी एग्जाम का जो क्वेश्चन था उसमें बेसिकली वो इसके जनरल कोऑर्डिनेट दिए हुए थे x, y, मैंने पर्टिकुलर कुछ वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। हाँ, फिगर shows an infinite wire containing current I along positive z direction, full stop, find b at point p 4,3 in वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हाँ, इसके बारे सोचो, मैं अपनी तरफ से शुरू करता हूँ अभी 1-2 मिनट में।
हाँ, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, जो नॉलेज पिछले क्वेश्चन में लग रही थी ना, वही नॉलेज इस क्वेश्चन में लग रही है, बस थोड़ा क्वेश्चन देखने में अलग है पिछले क्वेश्चन से। तो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, थंब इज आउट ऑफ द प्लेन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके चारों तरफ यूं एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना रही होगी, ठीक है। कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली, वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल होगी इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये एक फील्ड लाइन बना के हमें इसके पूरा सराउंडिंग स्पेस में आइडिया लग जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो हम तो वैसे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो जो एक बड़ी सी फील्ड लाइन पॉइंट पी से क्रॉस कर रही होगी, ये तो एक स्मॉल सर्कल बना दिया ना, एक बड़ी सी सर्कुलर फील्ड लाइन जो पॉइंट पी से क्रॉस कर रही होगी वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सर्कल होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ पे टेंजेंट मतलब जब टेंजेंट बनाएंगे तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए ये रेडियस होगा, और ये जाएगी अलोंग टेंजेंट ऐसे 90 डिग्री एंगल पे। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टेंजेंट होगा, ठीक है, सॉरी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलो, वैसे ना वेक्टर फॉर्म में लिखना है, फाइंड बी एट पॉइंट पी इन वेक्टर फॉर्म। चलो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें पॉइंट पी पे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट पॉइंट पी, वो तो इतना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। आर होता है ना, ये आर की जगह क्या लेंगे बताओ। आर की जगह तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का वायर से डिस्टेंस ही तो होता है, वो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा रहे हैं। ये 4,3 है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, √4² + 3², ये डिस्टेंस तो 5 होएगा, हो जाएगा। तो डिस्टेंस होगा √3² + 4², दैट इज इट विल बिकम म्यू नॉट आई बाय 2 पाई × 5। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया म्यू नॉट आई बाय 10 पाई, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में हमसे ना वेक्टर फॉर्म में पूछा है, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में पूछ रखा है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो आसान है, वो थोड़ा वेक्टर फॉर्म में निकालना है, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसे करेंगे वेक्टर फॉर्म में, कैसे निकालें बताओ। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखो ना, किसी भी वेक्टर को जब आई कैप जे कैप में लिख देते हैं वो वेक्टर फॉर्म बन जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कंपोनेंट ले लेंगे। इसका मतलब ये एंगल थीटा अगर ले लें, तो मैग्नेटिक फील्ड का टूवर्ड्स एक्स कंपोनेंट क्या है, बी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है बी साइन थीटा, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा -b cos थीटा आई कैप प्लस b साइन थीटा जे कैप। क्योंकि अच्छा, ये मतलब प्लस माइनस साइन कैसे डिसाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, तो इसका एक्स कंपोनेंट देखो टूवर्ड लेफ्ट है, इस मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट टूवर्ड्स लेफ्ट, तो b cos थीटा माइनस आई कैप आएगा, b cos थीटा माइनस आई कैप वाला होगा। और इसका जो y कंपोनेंट है b साइन थीटा, वो अपवर्ड है, अपवर्ड यानी प्लस जे कैप। तो b cos थीटा वाला टूवर्ड्स माइनस आई कैप है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, b साइन थीटा वाला अपवर्ड है प्लस जे कैप डायरेक्शन में। तो वही तो लिखा, b cos थीटा माइनस आई कैप के अलोंग b साइन थीटा प्लस जे कैप। तो फिर ये b तो, अच्छा अब ये थीटा भी निकालना पड़ेगा ना, ये थीटा कैसे निकलेगा बताओ। ये थीटा तो ऐसे ऊपर हवा में है, ये एंगल थीटा, ये कहाँ से नहीं, थीटा की वैल्यू निकाल के डालनी है, ऐसे नहीं कि बी कॉस थीटा बी साइन थीटा में आंसर छोड़ दिए, ये हम थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, बता देते हैं इसका आंसर बच्चे। ये थीटा है ना, ये नीचे राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा निकाल लेंगे हम, इस थीटा को राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल है वो थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। देखो, ये थीटा है तो इधर वाला 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल 90 है ना, ये रेडियस है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टेंजेंट, तो ये थीटा नीचे वाला 90 माइनस थीटा। अब ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इधर 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, टोटल 90 है ना इसलिए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख लो कॉस थीटा साइन थीटा क्या है।
तो ये डिस्टेंस है 4, ये 3, पाइथागोरस से ये हाइपोटेन्यूस तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली अपने को दिख रहा है यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा 3/5, साइन थीटा हो रहा है यहाँ पर 4/5, ठीक है। बस वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 10 पाई, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 आई कैप, और म्यू नॉट आई अपॉन 10 पाई साइन थीटा की वैल्यू 4/5 जे कैप, ठीक है। तो ये आ गया -3 म्यू नॉट आई अपॉन 50 पाई आई कैप प्लस 2 म्यू नॉट आई अपॉन 25 पाई जे कैप। ये इसका आंसर है, ठीक है। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट पी पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये सेशन मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, और बाकी इसके बाद फर्दर मैं प्रॉब्लम्स के साथ अगला सेशन कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।